भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपके साथ भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत कुछ विशेषताएं जैसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान, निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण, संसदात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान की शेष विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट विशेषता है संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण संसद की प्रभुसत्ता देखने को मिलती है, लेकिन साथ ही भारतीय संविधान के द्वारा संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता होती है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, और भारत में हम न्यायपालिका सर्वोच्च है। देखिए, संसद की प्रभुसत्ता भी है और साथ में न्यायपालिका भी सर्वोच्च है। जब हम इंग्लैंड के संविधान का अध्ययन कर रहे थे तो इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण संसद सर्वोच्च थी। अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली के कारण वहाँ के जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है। लेकिन जब हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की प्रभुसत्ता के साथ साथ न्यायपालिका सर्वोच्च है। संसद के लिए यह जरूरी है कि वो संविधान के अनुकूल विधियों का निर्माण करे। यदि वह संविधान के अनुकूल विधियों का निर्माण नहीं करती तो भारत के जो न्यायालय है उसको यह अधिकार है कि उन विधियों और कानूनों की जांच करे। यदि वो संविधान के अनुकूल नहीं है तो उन्हें वो अवैध घोषित करने का अधिकार है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता देखने को मिलती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय संविधान की वो है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। पहले हम मौलिक अधिकारों को डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान के 3 अध्याय में मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। ऐसा है, भारत लंबे समय तक ब्रिटेन के अधीन रहा और बहुत स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात, एक बहुत लंबे संघर्ष के पश्चात हमने ये स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भारतीय संविधान निर्माता ये चाहते थे कि शासन की शक्तियां मर्यादित रहें, वो निरंकुश न हो। तो इसके साथ भारतीय नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके, तो भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार से क्या अभिप्राय है? ये वो मूल अधिकार हैं जो जीवन और व्यक्तित्व के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का आशय नागरिकों को प्रदत्त ऐसे अधिकारों और स्वतंत्रताओं से है जिसे राज्य तथा सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। मान लीजिए राज्य या सरकारों के द्वारा कोई ऐसे कानून बना दिए जाते हैं या कुछ ऐसे आदेश दे दिए जाते हैं जिनके द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों की उल्लंघना होती हो, तो हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो इस तरह से मौलिक अधिकारों के माध्यम से शासन शक्तियों को मर्यादित करने का न केवल प्रयास किया गया है, बल्कि नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए उन समस्त अधिकारों को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, और वर्तमान में इसकी संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। जो हमारा मूल संविधान है
मूल संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, चौथा अ जोड़ा गया। इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। संवैधानिक संशोधन के द्वारा नागरिकों को कुल 10 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ये मूल कर्तव्य हमें यह एहसास करवाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ हमारा इस देश, इस राष्ट्र, इस राज्य के प्रति हमारे भी कर्तव्य हैं, जिनका हमें निर्वाह ईमानदारी से करना है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण विशेषता है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में नीति निदेशक तत्वों का विस्तार से वर्णन किया गया है। जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों की जब उल्लंघना होती है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जैसा कि 37वें अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किंतु तो भी ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है। हमने नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इसके पीछे कोई कानूनी शक्ति या बाध्यता नहीं है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक शक्ति अवश्य है। हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो शासक हैं, उनसे हम उम्मीद रखते हैं कि जिन नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, सरकार उन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करे। स्वतंत्रता के पश्चात से ले आज तक हम देखते हैं कि अधिकतर नीति निर्देशक तत्वों को हमारी सरकारों के द्वारा लागू करने का प्रयास किया गया है। नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? ये वे निर्देश हैं जो राज्य से एक उम्मीद करते हैं कि नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए, नागरिकों के हितों के लिए इन नीतियों को लागू करें ताकि उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव हो सके। तो ये थे नीति निर्देशक तत्व। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट विशेषता आती है स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संघात्मक शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, भारत में संविधान सर्वोच्च है। क्योंकि भारत में संविधान सर्वोच्च है तो संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा तभी हो सकती है जब हमारे देश में न्यायपालिका सर्वोच्च होगी। संसद यदि किसी विषय पर कानून बनाती है तो उसके लिए अनिवार्य है कि वो संविधान के अनुकूल होना चाहिए। यदि वो संविधान के अनुकूल नहीं है तो हमारी जो न्यायपालिका है उस कानून को रद्द कर सकती है, उसे अवैध घोषित कर सकती है। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भारत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता नितांत आवश्यक है। मान लीजिए राज्य सरकारें हमारी मौलिक अधिकारों की उल्लंघना करती हैं तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जब जब सरकारों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की उल्लंघना की गई है, तब तक हमारी न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया है और उन निर्णयों को अवैध किया है, उनको रद्द किया है। तो इस कारण से संघात्मक व्यवस्था और संविधान की सर्वोच्चता के कारण भारतीय संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। और न्यायपालिका भी सर्वोच्च कब रह सकेगी? जब न्यायाधीशों की स्वतंत्रता हो, न्यायपालिका स्वतंत्र हो। तो न्यायाधीश और न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके, तो इसके लिए भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसी राजनीतिक दल के द्वारा ना होकर राष्ट्रपति के द्वारा उनकी योग्यताओं के आधार पर हो सके। कार्यकाल में उनको जो वेतन दिया जाता है उस वेतन में किसी प्रकार की कटौती न की जा सके। उन्हें बिना महाभियोग के उनके पद से न्यायाधीशों को न हटाया जा सके।
तो इन सब बातों का उल्लेख इसलिए किया गया है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और सर्वोच्च रहकर अपने कर्तव्यों को संपादित कर सके। नेक्स्ट विशेषता आती है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ। देखिए, ब्रिटिश शासन में 1909 के कानून के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पद्धति को लागू किया गया था। इसमें क्या किया गया, जैसे भारत में विभिन्नता में एकता देखने को मिलती है। अब यदि हम भारत का देखते हैं तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संप्रदायों के लोग रहते हैं। तो ब्रिटेन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्यादि धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा इन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अंत करके वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था। अब क्या है कि भारत का कोई भी नागरिक जिसको मत देने का अधिकार है वो चुनावों में खड़ा हो सकता है। ठीक है, और भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है वो वयस्क मताधिकार यानी कि वो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। वो वयस्क एडल्ट की श्रेणी में आता है और उसे वोट देने का अधिकार है। तो भारत संविधान निर्माताओं के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर 18 वर्ष के प्रत्येक युवक युवती को वोट देने का अधिकार दिया गया। इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता। अब क्या है, जब मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया था कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक और एकात्मक का सुंदर मिश्रण है। यद्यपि भारतीय संविधान के द्वारा संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन साथ में एकात्मक शासन प्रणाली के भी अच्छे जो गुण हैं उनको शामिल किया गया है। अब देखिए, अमेरिका है, अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है, इस कारण वहां के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। लेकिन भारत में नागरिकों को दोहरी नागरिकता नहीं दी गई है। भारतीय संविधान निर्माताओं का मानना था कि जो दोहरी नागरिकता है वो भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है। यद्यपि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन इकहरी नागरिकता के रूप में हमने एकात्मकता के इस गुण को स्वीकार किया है। भारत के जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक हैं, वो अपने अपने राज्यों के नागरिकों की श्रेणी में नहीं आएंगे। केवल एक नागरिकता प्राप्त है, इसलिए इसको कहा जाता है इकहरी नागरिकता या फिर एकल नागरिकता। नेक्स्ट विशेषता आती है अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। देखिए, भारत में एक धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं। हम कहें कि जो हिंदू हैं वो बहुसंख्यक हैं, लेकिन मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी ये जो धर्म है, इन धर्मों के लोग अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जैसे पंजाब जैसा स्टेट है वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था की गई है कि बहुमत का अत्याचार ना हो सके। ये जो बहुसंख्यक है ये अपनी मनमानी न कर सके, तो समस्त धर्मों के साथ सरकार का जो व्यवहार है वो समान रहेगा। वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। और इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए भारतीय संविधान में यद्यपि देखिए मौलिक अधिकार हैं, जैसे समानता का मौलिक अधिकार है। समानता का मौलिक अधिकार से अभिप्राय क्या है कि भारत के समस्त नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। लेकिन भारत में जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग प्रारंभ में काफी पिछड़े हुए थे। ठीक है, तो उन्हें अन्य जातियों के समकक्ष लाने के लिए भारतीय संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है
और यह विशेष व्यवस्था क्या है? ये आरक्षण की व्यवस्था। पहले केवल 1960 तक इसकी समय सीमा बढ़ाई गई थी, किंतु बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इसकी समय सीमा को निरंतर बढ़ाया जाता रहा है। आज भी भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है। इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता है कि आज भी ये जातियां अन्य जातियों से पिछड़ी हुई हैं, तो ये जातियां अन्य जातियों के समकक्ष आ सकें, इनका विकास हो सके, इन्हें विकास के अवसर उपलब्ध हो सके, इसलिए भारतीय संविधान के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सामाजिक समानता ये भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया, जिसके अंतर्गत छुआछूत जैसी बुराइयों का अंत किया गया। देखिए, जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, ये विडंबना भी कही जा सकती है कि भारत में एक विशेष जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें अपने साथ बैठने का अवसर नहीं दिया जाता था, पूजा अर्चना की स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है, तो उनके साथ एक तरह से दुर्व्यवहार किया जाता था। लेकिन अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर भारत में दलित वर्गों की गिरी हुई स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारतीय संविधान के द्वारा धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और यदि किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो फिर उन्हें दंड का भी उनके लिए प्रावधान किया गया है। अब आती है नेक्स्ट विशेषता, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। अब देखिए, विश्व के अधिकतर देशों में राज्य पुलिस राज्य नहीं रहे, राज्य लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं। भारत में भी हमारे संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य था कि जो भारत है एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करे, यानी कि राज्य का कार्य केवल नागरिकों की रक्षा करना ही नहीं है मौलिक अधिकारों की, बल्कि राज्य का उद्देश्य क्या है? जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत नागरिकों के लिए भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करना। और आज हम देखते भी हैं कि राज्य के द्वारा नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अब जैसे कोरोना की महामारी है, तब राज्य सरकारों के द्वारा नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का हर संभव प्रयत्न किया जाता है। इकहरी नागरिकता के बारे में बता चुकी हूँ मैं आपको। फिर आता है निर्दिष्ट जातियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। देखिए, भारत में अनुच्छेद 330 और से लेकर 342 तक विशेष व्यवस्थाएं की गई है। किसके लिए? आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए। तो हमारे भारत में लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीटें आरक्षित रखी जाती हैं, उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। और अब लास्ट विशेषता आती है राजभाषा। देखिए, भारतीय संविधान में यद्यपि समस्त क्षेत्रीय भाषाओं को और उनके विकास के लिए पूरी सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है, फिर भी भारत की एकता के रूप में संपर्क भाषा हिंदी को, या हम कहें कि देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। संविधान हिंदी के विकास के लिए विशेष निर्देश देता है। इसी के साथ एक जो अंतिम विशेषता जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 21 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। उसमें कहा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का इच्छुक है, भारत शांति का फेवर करता है, भारत दूसरे राष्ट्रों के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेगा, और यदि भारत का
किसी अन्य देश के साथ कोई विवाद उत्पन्न होता है तो शांतिपूर्वक तरीके से उस विवाद को हल करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये थी भारतीय संविधान की विशेषताएं। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार मैं फिर बता रही हूँ कि भारतीय संविधान की विशेषताओं को हमने 2 लेक्चर्स के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।